हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3, जो कि चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद इस चैप्टर का संपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। वो सारे क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि प्राचीन भारत के वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि प्राचीन भारत के वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालें। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2013 और 15 और 18 में लगातार 3 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। क्या बोल रहा है कि प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था को कई भागों में बांटा गया था। क्या बोल रहा है कि प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था को कई भागों में बांटा गया था। कहा जाता है कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ है, जबकि क्षत्रिय का जन्म उनकी भुजाओं से और शूद्र का जन्म पैर से हुआ था। किससे किससे हुआ था? ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ था, और जबकि क्षत्रिय का जन्म उनकी भुजाओं से और शूद्र का जन्म जन्म उसकी पैर से हुआ था। इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल में प्रचलित थी। क्या थी? इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल में प्रचलित थी, लेकिन वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर होने लगा। क्या हुआ कि प्राचीन काल में थी ये, और वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर होने लगा। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था पर प्राचीन भारत में प्रचलित थी। क्या थी? इस प्रकार वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल में प्रचलित थी। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का राइट सा आंसर। देखते क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि महाभारत की मूल कथा का संबंध किससे है। क्या बोल रहा है? महाभारत की मूल कथा का संबंध किससे है। आइए इसका आंसर देखते हैं। महाभारत की मूल कथा का संबंध कौरव और पांडव के बीच हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध से है। किससे है? कौरव और पांडव के बीच हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध से है, जो दो भाइयों के परिवार के बीच सत्ता और संपत्ति के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? सत्ता और संपत्ति के लिए हुआ था। यह युद्ध धर्म, न्याय और कर्तव्य के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। क्या क्या दर्शाता है? धर्म, न्याय और कर्तव्य के बीच के संघर्षों को दर्शाता है। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट सा आंसर। देखते क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 भी प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये 2016, 2017 और 19 में लगातार 3 साल पूछा गया है कि चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े नियमों का उल्लेख कीजिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 की चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े नियमों का उल्लेख कीजिए। आइए इसका आंसर देखते हैं। चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े नियमों का उल्लेख देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्या? ब्राह्मण। ब्राह्मण वर्ग में विद्वान, पुजारी और शिक्षा शामिल थे। क्या थे? ब्राह्मण के वर्ग में विद्वान, पुजारी और शिक्षा शामिल थे। वे धार्मिक अनुष्ठानों और शिक्षा के लिए जिम्मेदार थे। किसके किसके लिए? धार्मिक अनुष्ठानों और शिक्षा के लिए जिम्मेदार थे। दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय वर्ग में शासन, योद्धा और प्रशासन शामिल थे। क्या थे? क्षत्रिय युग में शासन, योद्धा और प्रशासक शामिल थे। वे राज्य के शासन और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। किसके लिए? राज्य के शासन और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। तीसरा था वैश्य। वैश्य वैश्य वर्ग में व्यापारी, कृषि और शिल्पकार शामिल थे। किसके क्या क्या शामिल थे? वैश्य में व्यापारी, कृषि और शिल्पकार शामिल थे। वे आर्थिक गतिविधियों और व्यापार के लिए जिम्मेदार थे। किसके किसके लिए? व्यापार, कृषि और शिल्पकार शामिल थे। ये आर्थिक गतिविधियों पर जिम्मेदार थे। और चौथा था प्यारे बच्चों शूद्र। शूद्र का काम क्या था? शूद्र वर्ग में सेवा करने वाले लोग शामिल थे। क्या थे? शूद्र वर्ग में कौन से लोग शामिल थे? सेवा करने वाले लोग शामिल थे। वे अन्य वर्गों की सेवा करने के लिए जिम्मेदार थे। क्या थे? शूद्र जो थे ये तीनों वर्गों की सेवा करने के लिए जिम्मेदार थे। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का राइट सा आंसर, जो कि हमने आपको बता दिए हैं। ये क्वेश्चन इस साल ज़रूर पूछे जाएगा, इसीलिए आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए।
ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या बोल रहे हैं, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। पहले देखते हैं अंतर्विवाह क्या है। अंतर्विवाह में व्यक्ति अपने ही समूह या जाति में विवाह करता है। क्या करता है, अंतर्विवाह में व्यक्ति अपने ही समूह या जाति में विवाह करता है। यह समूह की एकता और परंपरा का पालन करता है। क्या करता है, यह समूह एकता और परंपरा का पालन करता है। उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे व्यक्ति का विवाह भी ब्राह्मण परिवार से ही होगा। तो ये था प्यारे बच्चों अंतर्विवाह के बारे में। अब देखते हैं बहिर्विवाह क्या होता है। बहिर्विवाह, बहिर्विवाह में व्यक्ति अपने समूह या जाति के बाहर विवाह करता है। क्या करता है, बहिर्विवाह में व्यक्ति अपने समूह या जाति के बाहर विवाह करता है। यह नए संबंध और विविधता का समावेशन करता है। क्या करता है, ये नए संबंध और विविधता का समावेशन करता है। उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे व्यक्ति का विवाह एक क्षत्रिय परिवार में होगा। तो ये था प्यारे बच्चों बहिर्विवाह के बारे में। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कि अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों आपके 2 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है 2 नंबर का, कि वंश क्या है। वंश एक परिवार की पीढ़ियों की श्रृंखला है। क्या है, वंश एक परिवार की पीढ़ियों की श्रृंखला है जो एक ही पूर्वज से उत्पन्न होती है। क्या होती है, जो एक ही पूर्वज से उत्पन्न होती है। इसमें परिवार के सदस्य के बीच रक्त संबंध होता है। क्या होता है, इसमें परिवार के सदस्यों के बीच रक्त संबंध होता है। उदाहरण देखते हैं इसका क्या है। राम का वंश उनके पिता दशरथ से चला आ रहा है। क्या है, राम का वंश उनके पिता दशरथ से चला आ रहा है, जिससे उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी शामिल हैं। तो ये था उदाहरण वंश का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 गोत्र क्या है। गोत्र भी प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है। गोत्र एक हिंदू परिवार की वंशावली है। क्या है, गोत्र एक हिंदू परिवार की वंशावली है जो एक ही ऋषि या पूर्वज से उत्पन्न मानी जाती है। क्या मानी जाती है, एक ही ऋषि से उत्पन्न मानी जाती है। उदाहरण देखते हैं इसका क्या है। कश्यप गोत्र और भरद्वाज गोत्र हिंदू समाज में प्रचलित 2 गोत्र हैं। क्या है, कश्यप गोत्र और भरद्वाज गोत्र हिंदू कश्यप में प्रचलित हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 गोत्र का राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि बहुपत्नी प्रथा तथा बहुपति प्रथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या बोल रहे हैं, बहुपति प्रथा तथा बहुपत्नी प्रथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। और ये प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2014 और 2018 2020 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए इसका आंसर देखिए। बहुपत्नी प्रथा में एक पुरुष की पत्नियां होती हैं। क्या बोल रहे हैं कि बहुपत्नी प्रथा में एक पुरुष की कई पत्नियां होती हैं। यह प्रथा विभिन्न समाजों में प्रचलित है। क्या है, यह प्रथा विभिन्न समाजों में प्रचलित है। उदाहरण के लिए कुछ पारंपरिक समाजों में पुरुषों को कई पत्नियां रखने की अनुमति होती है। क्या होती है, कुछ पारंपरिक समाजों में पुरुषों को कई पत्नियां रखने की अनुमति होती है। जैसे कि कुछ राजा या धनी व्यक्ति कई पत्नियां रखते थे, तो इसे क्या कहते थे, इसे बहुपत्नी प्रथा कहते थे। आइए देखते हैं बहुपति प्रथा क्या है। बहुपति प्रथा में एक महिला के कई पति होते थे। क्या होते थे, बहुपति प्रथा में एक पति, क्या बोल रहा है, एक पति के बहुत सारी महिला होती थी। यह प्रथा कुछ विशिष्ट समाजों में प्रचलित है। क्या है, यह प्रथा कुछ विशिष्ट समाजों में प्रचलित थे। उदाहरण के लिए कुछ पारंपरिक समाजों में महिलाओं को कई पतियों के साथ रहने की अनुमति होती थी। जैसे कि कुछ तिब्बत समाजों में बहुपति प्रथा प्रचलित थी। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। देखते क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। मनुस्मृति क्या थी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, मनुस्मृति क्या थी, इसका संकलन कब हुआ। आइए इसका आंसर देखते हैं। मनुस्मृति एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। क्या है, मनुस्मृति एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक नियमों का वर्णन करता है। क्या करता है, जो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक नियमों का वर्णन करता है। यह ग्रंथ मनु द्वारा रचित माना जाता है। किसके द्वारा,
मनु द्वारा रचित माना जाता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि मनुस्मृति किसके द्वारा रचित है, तो ये मनु द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? मनु द्वारा लिखा गया है, जो एक प्राचीन ऋषि थे। क्या थे? मनु एक प्राचीन ऋषि थे। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और विभिन्न सामाजिक नियमों का वर्णन है। यह ग्रंथ हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। मनुस्मृति का प्रभाव भारतीय समाज पर सदियों तक रहा है। तो ये था प्यारे बच्चों मनुस्मृति क्या थी। अब देखते हैं इसका संकलन कब हुआ था। देखते हैं इसका संकलन। मनुस्मृति का संकलन लगभग 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी के बीच हुआ था। क्या हुआ था? कब? 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका रचनाकार मनु माना जाता है। कौन माना जाता है? इसका रचनाकार मनु माना जाता है। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट सा आंसर कि मनुस्मृति क्या थी, इसका संकलन कब हुआ। तो मनुस्मृति क्या थी, हमने इसको आंसर यहाँ दे दिया है, और इसका संकलन कब हुआ उसका आंसर यहाँ दे दिया है। देख लीजिए दोनों को, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। मनुस्मृति में चंडालों के क्या कर्तव्य बताए गए हैं। क्या बोल रहा है? मनुस्मृति में चंडालों के क्या कर्तव्य बताए गए हैं। और ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2006 से लेकर 18 तक में पूछा गया है। देखिए क्या बोल रहा है। मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्य का वर्णन है जो निम्नलिखित हैं। पहला नंबर है निम्न कार्य। चंडालों को निम्न कार्य करने पड़ते थे, जैसे कि शमशान में काम करना, मल मूत्र साफ करना और अन्य अपवित्र कार्य करना। ये किसका काम था? तो ये था निम्न कार्य। दूसरा, गांव से बाहर रहना। क्या था? दूसरा, गांव से बाहर रहना। चंडालों को गांव से बाहर रहना पड़ता था ताकि वे समाज के अन्य लोगों को अपवित्र ना करें। तो ये था चंडालों का काम। विशिष्ट वस्त्र पहनना। चंडालों को विशिष्ट वस्त्र पहनने पड़ते थे, जैसे कि काले रंग के वस्त्र जो उन्हें अन्य लोगों से अलग दर्शाते थे। तो ये था चंडालों का काम। चौथा था अछूत माना जाता था। चंडालों को अछूत माना जाता था, जिसका अर्थ था कि अन्य लोगों के साथ संपर्क में नहीं आ सकते थे। निम्न सामाजिक दर्जा। चंडालों को निम्न सामाजिक दर्जा दिया जाता था, जो उन्हें समाज में निम्न स्तर पर रखता था। तो ये था प्यारे बच्चों मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्य के बारे में। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार देखा गया है प्यारे बच्चों, इस साल भी आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि आरंभिक समाज में पैतृक संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार होता था। क्या बोल रहा है? आरंभिक समाज में पैतृक संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार होता था। आइए इसका आंसर देखते हैं। आरंभिक समाज में पैतृक संपत्ति का बंटवारा निम्नलिखित तरीके से होता था। क्या होता था? आरंभिक समाज में पैतृक संपत्ति का बंटवारा निम्नलिखित तरीके से होता था। पहला है पुत्रों को संपत्ति। पुत्रों को संपत्ति, पैतृक संपत्ति पुत्रों को दी जाती थी, जो परिवार के मुखिया के बाद परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकारी होते थे। क्या होते थे? पैतृक संपत्ति पुत्रों को दी जाती थी, जो परिवार के मुखिया के बाद परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकारी होते थे। तो ये था फर्स्ट नंबर। दूसरा है क्या? बड़े पुत्रों को अधिक हिस्सा। बड़े पुत्रों को अक्सर अधिक हिस्सा मिलता था, क्योंकि वह परिवार के मुखिया के बाद परिवार की जिम्मेदारी संभालता था। तीसरा है पुत्रियों को कम हिस्सा मिलता था। पुत्रियों को अक्सर कम हिस्सा मिलता था, उन्हें संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था, क्योंकि वे विवाह के बाद दूसरों परिवार में चली जाती थी। क्या करती थी? वो विवाह के पास दूसरे परिवार में चली जाती थी। चौथा है क्या? परिवार में मुखिया का निर्णय। पैतृक संपत्ति का बंटवारा परिवार के मुखिया के निर्णय पर निर्भर करता था, जो अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर निर्णय लेते थे। पांचवा है पारंपरिक और रीति रिवाज। पैतृक संपत्ति का बंटवारा परंपरा और रीति रिवाजों के अनुसार होता था, जो परिवार और समाज में पीढ़ियों से चली आ रही थी। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कि आरंभिक समाज में पैतृक संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार होता था। देखते क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं कि आरंभिक समाज में स्त्रियां और पुरुषों किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे। क्या बोल रहा है कि आरंभिक समाज में स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे। आरंभिक समाज में संपत्ति अर्जित करने के तरीके देखते। पहले पुरुष का क्या तरीका था संपत्ति अर्जित करने का तरीका। पुरुष का पहले देखते हैं। शिकार और मछली पकड़कर। पुरुष शिकार और मछली पकड़कर भोजन
और संपत्ति अर्जित करते थे। भोजन और संपत्ति अर्जित करते थे। दूसरा है कृषि। पुरुष कृषि करके अनाज और अन्य फसलें उगाकर संपत्ति अर्जित कर सकते थे। तीसरा है पशुपालन। पशुपालन करके दूध, मांस और अन्य पशु उत्पादों से संपत्ति अर्जित करते थे। चौथा है व्यापार। पुरुष व्यापार करके विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान करके संपत्ति अर्जित करते थे। तो ये था प्यारे बच्चों पुरुष का संपत्ति अर्जित करने के तरीके। अब दूसरा है क्या, स्त्री का देखते हैं। स्त्री का देखते हैं। घरेलू काम। स्त्री घरेलू काम जैसे कि खाना पकाना, बच्चों की देखभाल और घर की सफाई करके परिवार की संपत्ति में योगदान कर सकती थी। दूसरा है कृषि में मदद। स्त्री कृषि में पुरुषों की मदद करके संपत्ति अर्जित कर सकती थी। तीसरा है हस्तशिल्पकार। हस्तशिल्प। स्त्री हस्तशिल्प जैसे कि बुनाई, कटाई और अन्य शिल्पकाल से संपत्ति अर्जित कर सकती थी। चौथा है संग्रहण। स्त्री जंगली फसलों, सब्जियां और अन्य वस्तुओं का संग्रहण करके संपत्ति अर्जित कर सकती थी। तो ये था प्यारे बच्चों कि पुरुष कैसे संपत्ति अर्जित कर सकती थी उसके बारे में, और महिला कैसे संपत्ति अर्जित कर सकती थी आरंभिक काल में, उसके बारे में हमने डिफिनेशन समझा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए 2009 में, 2012, 2016 3 साल लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखते क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि महाभारत कालीन समाज पुरुष प्रधान था, कोई 3 कारण देकर समझाइए। क्या बोल रहा है, महाभारत कालीन समाज पुरुष प्रधान था, कोई 3 कारण देकर समझाइए। देखते हैं इसका आंसर। महाभारत कालीन समाज पुरुष प्रधान था, इसके 3 कारण निम्नलिखित हैं। पहला देखते हैं, सत्ता और अधिकार। महाभारत कालीन समाज में पुरुषों के पास सत्ता और अधिकार का अधिकांश हिस्सा था। क्या था, महाभारत कालीन समाज में पुरुषों के पास सत्ता और अधिकार का अधिकांश हिस्सा था। राजा, सेनापति और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर पुरुष का वर्चस्व होता था। क्या होता था कि राजा, सेनापति और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर पुरुषों का वर्चस्व होता था। और दूसरा है कि पितृसत्तात्मक परिवार। महाभारत कालीन समाजों में पितृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था ही थी, जहां परिवार का मुखिया पुरुष होता था और परिवार की संपत्ति और निर्णयों पर उनका नियंत्रण था। तीसरा था युद्ध और सेना। महाभारत कालीन समाज में युद्ध और सेना में पुरुषों की प्रमुख भूमिका थी। पुरुष युद्ध लड़ते थे और सेना का नेतृत्व करते थे, जो उनकी शक्ति और प्रभावों को बढ़ाता था। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट सा आंसर कि महाभारत कालीन समाज में पुरुष प्रधान था। कोई 3 कारण समझाइए। हमने तीनों कारण समझा दिए हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट VVI हैं, देखिए 3 बार लगातार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, महाभारत में मूल व प्रचलित लेखक कौन थे, इसकी व्याख्या करिए। क्या बोल रहा है, महाभारत के मूल व प्राचीन लेखक कौन थे, इसकी व्याख्या करिए। देखते हैं, महाभारत के मूल व प्राचीन लेखक के बारे में व्याख्या इस प्रकार है। महाभारत के मूल लेखक का नाम महर्षि वेद व्यास है। क्या है, महाभारत के मूल लेखक का नाम महर्षि वेद व्यास है, जो इस महाकाव्य के रचनाकार माने जाते हैं। वेद व्यास ने महाभारत की कथा की भगवान गणेश के माध्यम से लिखवाया था, जो इस महाकाव्य के प्राचीन और सबसे अधिक प्रमाणिक स्रोत माना जाते हैं। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, महाभारत के प्रचलित लेखक और व्याख्या के कई विद्वान और ऋषियों का योगदान रहा है, जिन्होंने इसे समय समय पर विस्तारित और व्याख्यायित किया है। एक सेकेंड रुक जाइए, क्या बोल रहा है, समय समय पर विस्तारित और व्याख्यायित किया है। इन विद्वानों ने महाभारत की कथा और शिक्षाओं को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया है, जिससे यह महाकाव्य और भी समृद्ध और विस्तृत हुआ है। इस प्रकार महर्षि वेद व्यास महाभारत के मूल लेखिका हैं, जबकि अन्य विद्वान और ऋषियों ने इसके प्रचलित रूप से आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर, क्या बोल रहा है, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का राइट सा आंसर कि महाभारत के मूल व
प्रचलित लेखक कौन थे, इसकी व्याख्या करिए। हमने ये क्वेश्चन 13 नंबर करा दिए। देखते क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं कि वर्ण काल की जाति व्यवस्था की कोई 3 विशेषता बताइए। क्या बोल रहा है, वर्ण काल की जाति व्यवस्था की कोई 3 विशेषता बताइए। आइए देखते हैं। वर्ण काल का विभाजन। वर्ण व्यवस्था में समाज को 4 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में प्रत्येक वर्ण के अपने विशिष्ट कार्य और जिम्मेदारियां थीं। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहे हैं। जन्म आधारित व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, जिसका अर्थ था कि व्यक्ति का वर्ण उसके जन्म से निर्धारित होता था। व्यक्ति अपने वर्ण को बदलने में असमर्थ था। तीसरा है कठोर सामाजिक पदानुक्रमण। क्या है तीसरा प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर है कि कठोर सामाजिक पदानुक्रमण। देखते क्या है। वर्ण व्यवस्था में एक कठोर सामाजिक पदानुक्रमण था, जिसमें ब्राह्मण सबसे उच्च और शूद्र सबसे निम्न स्थान पर थे। इस पदानुक्रमण के अनुसार प्रत्येक वर्ण के अधिक और कर्तव्य निर्धारित थे। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कि वर्ण काल की जाति व्यवस्था की वर्णन कई 3 विशेषताएं बताई। हमने तीनों एक्सप्लेन कर दिए हैं। देखते क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 प्यारे बच्चों को मोस्ट VBI है। 2024 में पूछा है, 15 में और 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 के बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन नहीं देखने को मिला तब हमको आके बोलिएगा। ये क्वेश्चन इसीलिए आप रट लीजिए कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। 8 प्रकार के, ये आप याद रखिएगा। पहला देखिए, पहला विवाह है ब्राह्मण विवाह। यह विवाह सबसे पवित्र रूप है, जहाँ लड़के के माता पिता लड़की के माता पिता से मिलकर विवाह की व्यवस्था करते हैं। यह विवाह धर्म और संस्कृति के अनुसार होता है। दूसरा है दैवी विवाह। क्या है दूसरा? दैवी विवाह। यह विवाह यज्ञ के दौरान होता है, जहाँ लड़की के पिता यज्ञ के आगे आगे आए हुए विद्वानों को अपनी पुत्री देते हैं। यह विवाह धार्मिक और पुण्य का काम माना जाता है। तीसरा है आर्ष विवाह। यह विवाह में लड़के के परिवार वाले लड़की के पिता को दो गायें देते हैं। यह विवाह ऋषियों की परंपरा के अनुसार होता है। चौथा है प्रजापत्य विवाह। यह विवाह में लड़के और लड़की के परिवार वाले मिलकर विवाह की व्यवस्था करते हैं। यह विवाह धर्म और कर्तव्य के अनुसार होता है। चौथा देख लीजिए प्यारे बच्चों, पाँचवा है गंधर्व विवाह। क्या है? पाँचवा गंधर्व विवाह है। यह विवाह प्रेम पर आधारित होता है, जहाँ लड़का और लड़की आपसी सहमति से विवाह करते हैं। यह विवाह प्रेम और आकर्ष पर आधारित होता है। छठा है असुर विवाह। यह विवाह में लड़के के परिवार अपने लड़की के परिवार को धन देकर विवाह करते हैं। यह विवाह धन और शक्ति के आधार पर होता है। सातवां है प्यारे बच्चों राक्षस विवाह। यह विवाह जबरन और हिंसा के माध्यम से होता है, जहां लड़की को जबरन उठाकर ले जाया जाता है। यह विवाह अनुचित और हिंसक माना जाता है। आठवां है प्यारे बच्चों पैशाच विवाह। यह विवाह सबसे अनुचित रूप है, जहां लड़की को धोखे से या सोते समय उठाकर ले जाया जाता है। यह विवाह अत्यधिक अनुचित और निर्दयी माना जाता है। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो हमने दे दिए हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का ख़त्म हो गया। अगर चाहते हैं इस चैप्टर का सिर्फ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव और MCQ क्वेश्चन लाया जाए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।